So hello and a very good evening everyone. Today is 18th of July. Today we have brought this topic. We will discuss about the welfare schemes which are related to women, socially backward and vulnerable sections. ठीक है, तो बहुत लोग मतलब मुझे ये मैसेज करते हैं कभी कभी, थोड़ा उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। यस तो आता है, लोगों को असमिस तो आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको असमिस नहीं आता। सो इसलिए मैंने सोचा फ्रॉम टुडे आई विल जस्ट गो विथ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, सो देखिए आप लोग, पहले हम वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू सी हमारे सिलेबस में GS 5 में है, आपका GS 2 और 3 से भी रिलेटेड है। तो वेलफेयर स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग कोई भी पेपर लिखते हैं, आई मीन जो सोशल कुछ टॉपिक्स हो, ठीक है ठीक है, जो जैसे आपका सोशल स्कीम्स वगैरह होता है, तो उसके लिए हमको वेलफेयर स्कीम्स जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सो ये स्कीम्स आप बहुत सारी GS पेपर्स के आंसर्स में लिख सकते हो। जैसे आप GS 2 में लिख सकते हो, यू कैन राइट इन GS 1, सो आप GS 3 में लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे GS 4 में भी कभी कभी लिख सकते हैं आप लोग इफ़ यू वांट, और स्पेसिफिकली GS 5 से भी रिलेटेड है ये। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द वीमेन एम्पावरमेंट। सो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, मैंने थोड़ा डिटेल्स में भी दिखा दिया। कुछ कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इज नोन एज AMFIRS। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। ठीक है, दिस जो आपका माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिवाइजेशन एंड रिवाइटलाइजेशन स्कीम। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा असम, A for Assam, and फाइनेंस। I का मतलब होता है इंसेंटिवाइजेशन, एंड फिर आपका क्या है, R है। R मतलब होता है रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइज करना, वाइटलाइजेशन स्कीम। सो अभी समझ गए, तो आप अभी समझ गए कि इट इज AMFIRS। सो इस पर्टिकुलर स्कीम एक्चुअली आप 2020 तो 2021 में आया था। सो 2021 में क्यों आया था, आपको पता होगा कि 2021 से पहले, इनफैक्ट 2021 के भी बीच तक आपका कोरोना का जो इशू है वो चल रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे आपके जो इंस्टीट्यूशंस थे विच आर रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस, आई मीन इंडस्ट्रीज, सो वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हुआ उनका, मतलब ड्यू टू दिस कोरोना, कोविड की वजह से आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हुआ, उसके जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे इंडस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है, जो लोग मतलब डिपेंडेंट थे लोन्स के ऊपर, माइक्रो फाइनेंस से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया उन्होंने, तो वो लोग के लिए बहुत सारा मतलब इश्यूज आ गया था। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गया था। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कीम लाया था। इससे क्या हुआ आपका, ताकि ये वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो लेते हैं, जैसे आपका वीविंग सेक्टर वगैरह होता है, तो वो लोग लेते हैं। सो इसके लिए क्या हुआ, आपको माइक्रो फाइनेंस को फिर से रिवाइटलाइज करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए ये इंसेंटिव दिया गया था। ठीक है, सो इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। सो कैटेगरी 1 में कौन से लोग थे, देखिए अभी 3 कैटेगरी में बेनिफिशियरीज को डिवाइड किए गए। वाई, बिकॉज जो बोरोअर्स थे, ठीक है, जिन्होंने वन टाइम ग्रांट लिया था, जैसे लोन लिया था, और वो लोग रेगुलरली लोन पेमेंट्स कर रहे थे, जो इंटरेस्ट होता है लोन का वो रेगुलर पेमेंट्स दे रहे थे, और उन्होंने कंप्लीट मतलब कर दिया। ठीक है, अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर दिया। जो कट ऑफ डेट था वो आपका मार्च था, 31 मार्च 2021। सो 31 मार्च 2021 से पहले जिन्होंने रेगुलर पेमेंट कर दिया, अपना जो लोन अमाउंट था इंटरेस्ट के साथ वो लौटा दिया, उनको मतलब उनके इस वजह से, मतलब रेगुलर पेमेंट्स की वजह से उनको एक ग्रांट दिया गया है एज ए टोकन। ठीक है, टोकन मतलब गिफ्ट टाइप का। सो जैसे उनको सबको 25,000 का एक वन टाइम ग्रांट दिया गया। वाई, क्योंकि ये लोग रेगुलर पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उनको रिवॉर्ड की तरफ आप ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज लाइक ए रिवॉर्ड। ओके, देन सेकेंड कैटेगरी जो था, वो थे जो लोग जिनके जो आपका जो रीपेमेंट ड्यूज है वो 90 डेज से कम टाइम के अंदर आपका मतलब उनका जो ड्यूज है वो 90 डेज से कम टाइम मतलब था। ठीक है, सो जैसे देखिए, बोरोअर्स हुज रीपेमेंट ड्यूज वर लेस देन 90 डेज, इसका मतलब ये है कि जो बोरोअर्स थे उनके रीपेमेंट ड्यूज जो थे वो
देखिए 90 डेज के बाद जो होता है ना, उसके बाद क्या होता है, वो पर्टिकुलर लोन जो अमाउंट माइक्रो फाइनेंस से लेते हैं वो लोग, वो क्या होता है, एनपीए बन जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने 90 डेज मतलब उनका अभी भी बचा है, और उसके अंदर उन्होंने जैसे जितना हो सके उन्होंने दिया, फिर भी जैसे कुछ बचा कुछ बाकी था, तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 रुपीज़ का एक वन टाइम ग्रांट दिया। ग्रांट का मतलब ये होता है कि उनको वो पैसा दे दिया गया ताकि वो लोग अपना जो रीपेमेंट ड्यूज है उनको कंप्लीट कर सके विद इन द गिवन पीरियड, ठीक है। उसको उनको उन लोगों को, उन बोरोअर्स को कैटेगरी 2 में रखा गया। और जो थर्ड कैटेगरी था, दिस इज कैटेगरी 3। सो कैटेगरी 3 में उन बोरोअर्स को रखे गए जिनका रीपेमेंट ड्यूज जो था ना, वो 90 डेज से ज़्यादा था, ठीक है। मतलब एज ऑफ 31 मार्च 2021 अगर आप देखें, अगर उनका अकाउंट एनपीए बन चुका था, मतलब क्या है, उनका जो रीपेमेंट ड्यूज है वो 90 डेज से ज़्यादा हो चुका था एज ऑफ 31 मार्च 2021। सो उन लोगों के लिए जो था, ठीक है, उनको भी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने आपका गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड रिलीफ टू दोज पीपल हुज आउटस्टैंडिंग लोन्स वेयर अप टू 1.25 lakhs। मतलब उनका अगर जैसे आप मान लो, जैसे आपका 90 डेज का जो टाइम आई मीन जो विंडो होता है, 90 डेज का विंडो होता है, उसके अंदर पेमेंट करना चाहिए लोन का, लेकिन वो क्रॉस हो गया, तो वो लोन अमाउंट क्या हुआ, एनपीए बन गया। तो वो एनपीए को, मतलब एनपीए से उनको निकालने के लिए, मतलब उस लोन को निकालने के लिए, जो बोरोअर्स थे उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको भी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। और वो लोन अमाउंट जो था मैक्सिमम 1.25 lakhs। जैसे किसी लोगों का, जैसे मैंने लोन लिया, सो मैंने एक पर्टिकुलर बैंक ए से लोन लिया, ठीक है, कितना लिया, जैसे 1.25 lakhs। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा होने से आपको असिस्टेंस या रिलीफ नहीं मिलेगा। तो 1.25 भी हो सकता है, और सपोज आपने मान लीजिए आपने 50,000 का भी लिया या 75,000 का लिया, जो भी अमाउंट आपने लिया और वो एनपीए बन चुका है, तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए भी इंसेंटिवाइज करेंगे। लेकिन किसी ने अगर 1.50 lakhs का लोन लिया या 1.26 का भी लिया, ठीक है, 1,26,000 का भी लोन उन्होंने अगर लिया, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते, सो गवर्नमेंट रिलीफ उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आप देखेंगे तो टोटल बेनिफिशियरीज तीनों कैटेगरी को मिला के अराउंड 12 लाख टोटल बोरोवर्स थे, ठीक है। सो इतने बोरोवर्स थे, सो ये 12 लाख बोरोवर्स को मतलब इन तीन कैटेगरी में अलग अलग नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये किया गया, प्लस अगर देखेंगे एडिशनल आपका सीड फंडिंग भी दिया गया ऑफ 10,000 टू द वीमेन मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मतलब वीमेन मेंबर्स थे, उनको भी 10,000 रुपीज़ का एडिशनल आपका सीड फंडिंग दिया गया। सीड फंडिंग क्यों दिया गया, ताकि वो लोग फिर से अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सके। तो समझ में आया, इसलिए इसको इंसेंटिवाइजेशन एंड रिवाइटलाइजेशन करते हैं। अभी अगर देखेंगे आप कैटेगरी 1, 2, 3 में जो गवर्नमेंट हेल्प कर रहे थे वो इंसेंटिवाइज कर रहे थे, और उनका जो बिजनेस अभी जैसे बंद हो गया, उसको फिर से रिवाइटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल 10,000 रुपीज़ का उनको सीड फंडिंग दिया। सीड फंडिंग का यही मतलब होता है कि वो लोग पहले से फिर से शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, न्यूज़ में रहता ही है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ में आता रहता है एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसका नाम है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर अहोम। फिर इसको याद कर सकते हैं, ये जो एडिशनल 10,000 का अभी रिसेंटली सीड फंडिंग के बारे में बोला था, सो इसको ही मतलब आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, बिकॉज उनको जो सीड फंडिंग मिला था 10,000 रुपीज़ का, वही स्वनिर्भर आत्मनिर्भर अहोम नाम का एक उन्होंने नाम दे दिया एक, ठीक है। इस पर्टिकुलर सीड फंडिंग का एक इसको गवर्नमेंट मतलब असमीज में उसको आसोनी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर आसोनी के लिए गवर्नमेंट जो ये 10,000 रुपीज़ दे रहे थे टू द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि वो लोग फिर से शुरू कर सके, उसका उस पर्टिकुलर मतलब फंडिंग को ही उन्होंने एक नया नाम दिया, दैट वाज नोन एज स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम, ठीक है, अहोम। नेक्स्ट अगर देखेंगे अबाउट जीविका सखी एक्सप्रेस, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 21 अगस्त 2021, और इसके अंदर क्या होगा आपका, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूटर्स। सो स्कूटर्स किसको देंगे, जो आपके आई मीन कृषि सखी है, बीमा सखी, पशु सखी, जीविका सखी, ठीक है। सो ये सारे लोग क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि सखी ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, आई मीन जो लोग होते हैं कृषि सखी, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसको। बीमा मतलब आपका इंश्योरेंस, ठीक है। पशु मतलब एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एंड जीविका सखी इज रिलेटेड टू लाइवलीहुड, ठीक है, ठीक है। तो दे वर्क एज ए कम्युनिटी
कैडर बाय अरेंजिंग न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये लोग क्या करते हैं, जैसे गांव में अलग अलग जगह में क्या करते हैं वो लोग, एग्रो इंटरप्रेन्योरशिप हो, इंश्योरेंस रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री या आपका लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये लोग खोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है और अकॉर्डिंगली अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ मिलेगा अंडर स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। ठीक है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लाया गया था। और अगर देखेंगे हम तो ये जो है रिसेंटली आपका बजट में भी था 2024-25 में, कि अभी क्या उन्होंने किया कि जीविका सखी, ये जो सारे सखी थे, so they will work as part of community cadre by arranging new self-help groups within their respective areas as part of the community cadre initiative। so rural employment और women empowerment को आप बोल सकते हो मतलब बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाया गया था। नेक्स्ट आपका है चीफ मिनिस्टर्स या मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। सो ये भी न्यूज़ में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंदर क्या होगा, आपका लोन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2 लाख का लोन होता है, 5 लाख का लोन होता है। जो स्पेशलाइज्ड है जैसे टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है, उनको अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है तो 5 लाख का लोन मिलेगा। अगर जनरल एज ए यूथ आप बोले तो उनको भी 2 लाख का लोन मिलेगा। सो ये होता है आपका चीफ मिनिस्टर्स या मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। नेक्स्ट है आपका लाखपति दीदी। सो लाखपति दीदी जो आप देखेंगे, सो लाखपति दीदी आपको पता ही होगा, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें देखेंगे तो 1 करोड़ रूरल वीमेन आर इन्वॉल्व हियर। और टोटल आप देखेंगे तो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सो ठीक है, तो लाखपति दीदी को बढ़ावा देने के लिए वी हैव दिस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। मतलब देखिए, जैसे लाखपति दीदी ये क्या हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सेंट्रल वाला जो स्कीम है वो हो गया। सो उसका जो आपका असम वाला कंपोनेंट है, असम पार्ट है, तो उसका ही इसी स्कीम को लाखपति बाइडो हम बोलते हैं। ठीक है, सो इसके लिए लाखपति बाइडोज बनाने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, असम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये वाला अभियान शुरू किया। इसके अंदर टारगेट क्या किया गया था कि असम में अराउंड 40 लाख वीमेन जो है उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस देंगे। ठीक है, इनिशियल फंड ऑफ 10,000 रुपीज़ करके देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और इनको ऐसे लोग एनुअल, ताकि वो लोग एनुअल जनरेट 1 लाख रुपया जनरेट कर सके। ठीक है, सो 1 लाख रुपया तक उनको मतलब वो जनरेट करेंगे, इसलिए लाखपति नाम है, लाखपति बाइडो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर एक जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं उनको मतलब गवर्नमेंट इनिशियल फंड, आपका टोटल जो फंड है वो 35,000 का होता है और इनिशियल जो फंड है, सीड फंड बोल सकते हो आप, वो 10,000 रुपीज़ का है। तो इससे क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं तो वो लोग, जैसे देखिए आप पहले भी हमने पढ़ा था ऐसा एक जो है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। ठीक है, ये भी वैसे ही है। और इसमें अगर देखेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये भी वही है। ठीक है, सेम। सो आप अगर देखोगे अल्टीमेट एम क्या है, टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें जो है आपका असिस्टेंस 35,000 का है, लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा, इनिशियल फंड आपको मिलेगा 10,000 करके, और फिर आपका 2 इंस्टॉलमेंट में फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आपको प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। सो 10,000 इनिशियल आपको बिजनेस प्रपोजल्स प्लान वगैरह दिखाना होता है, वो अगर अप्रूव हो गया तो गवर्नमेंट आपको 10,000 आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल देंगे, डीबीटी मोड में। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मोड में। उसके बाद जो बैलेंस 25,000 रहेगा उसको भी 2 ट्रेंचेस में या 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू आर शोइंग द प्रोग्रेस। एम क्या है, टू एम्पावर 40 लाख वीमेन, ठीक है, ऑफ वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड टू मेक देम लाखपतिज। सो लाखपति दीदी बनाने का ये प्लान है। ठीक है, सो यही है। और कुछ क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने रखा था मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान में, और वो है जैसे क्राइटेरिया क्या था, जैसे आपका अगर कोई आई मीन जो वीमेन है, इफ शी बिलोंग्स टू द जनरल और ओबीसी कैटेगरी, तो उनका मैक्सिमम 3 बच्चे हो सकते हैं। अगर 3 बच्चे से ज़्यादा हुआ तो उनको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उनको ये 35,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, आई मीन टोटल पैसा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जनरल और ओबीसी के लिए मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन का क्राइटेरिया रखा गया। बाकी आप देखेंगे अगर एसटी, एससी, मोटक, मोरन, टी ट्राइब्स वगैरह हैं तो उनके लिए 4 चिल्ड्रन का, 4 बच्चों का कैप लगा दिया गया। ठीक है, सो जो सीलिंग है वो 4 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होने से उनको ये पर्टिकुलर स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट और एक उन्होंने रखा था कंडीशन की, अमृत वृक्ष आंदोलन जो लास्ट ईयर हो गया था, अमृत वृक्ष आंदोलन 1.0 इस साल भी होगा ये
सितंबर में हो गया था लास्ट 1.0 वाला, अभी इस बार 2.0 भी होगा। इसमें इस बार 3 करोड़ प्लांट्स मतलब प्लांटेशन होगा, और लास्ट ईयर जो था वो 1 करोड़ प्लांट्स लगाया था असम में, ठीक है। सो अमृत वृक्ष आंदोलन में लास्ट ईयर आपका जो आपने ट्री लगाया था, ठीक है, वो सरवाइव होना पड़ेगा, वो एक क्राइटेरिया है। तो इसके लिए फिर से फोटो उठा के मतलब जीपीएस लोकेशन देके उस पर्टिकुलर जगह में वो ट्री है कि नहीं वो चेक करेंगे वो लोग कि वो जिंदा है कि नहीं। एंड फोर्थ जो कंडीशन है वो आपका एक बिजनेस प्लान आपको सबमिट करना पड़ता है अंडर दिस पर्टिकुलर अभियान। तो मैंने ये फॉर्म देखा था इसका मुख्यमंत्री उद्यमिता महिला उद्यमिता अभियान का, तो उसमें क्या था आपका एक फॉर्म जैसे था, उसमें आपका पहले डिटेल्स वगैरह लिखना पड़ता है। 2 फॉर्म था इनफैक्ट, एक फॉर्म में आपका डिटेल्स भरना पड़ता था, फिर जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में सारी डिटेल्स भरने पड़ते थे, फिर नेक्स्ट पेज में आपका फोटो वगैरह लगाना पड़ता था, 2 फोटोज लगाने पड़ते थे आपको प्लान के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है इसमें आपका बिजनेस प्रपोजल्स मतलब क्या क्या आप करना चाहते हो, उसमें ऑप्शंस था, आप देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं, फिर लिखना पड़ता था, फिर आपको साइन और विटनेस भी देना पड़ता था, ऐसा कुछ फॉर्म था, ठीक है। 2 फॉर्म्स थे। नेक्स्ट जो है आपका ये जो है ये रूरल वाला है, ठीक है। सो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है वो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वुमेन के लिए है, लेकिन अगर हम देखेंगे इसका एक नगोरिया मतलब एक अर्बन कंपोनेंट भी है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नगोरिया, ठीक है। सो ये अर्बन जो सिटीज वगैरह में सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन लोगों के लिए है, ठीक है। वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वुमेन मेंबर्स के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका वुमेन एम्पावरमेंट में, इट इज वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो 2023 जो है जो पास किया गया था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा आपका जो 33% रिजर्वेशन होता है, ठीक है, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन द लोकसभा, ठीक है, ये एंश्योर किया गया और ये इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम 2026 और इनिशियली अप टू 15 ईयर्स तक होगा। फिर इसको देखा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, अगर ज़रूरत है तो फिर से इसको अमेंडमेंट किया जाएगा और इसको इसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वी हैव द अरुणोदय स्कीम, एवरग्रीन स्कीम। अरुणोदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो 1250 का जो अभी पैसा दे रहे हैं, इनिशियली 830 का था, ठीक है, अभी ये जाके 1250 हो गया। सो ये इसके जो कंपोनेंट्स है 1250 के कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे मेडिसिन के लिए कितना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 50 यूनिट्स के लिए पैसा दिया गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, तो 250 रुपीज़ होता है। तो ऐसे ही मतलब मिला के मेडिसिन के लिए दिया गया है, जैसे आपके वेजिटेबल्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ों के लिए दिया गया है, आप देख सकते हो उसका एक चार्ट मैंने पहले भी बोला था, ये 1250 का कैसे रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी देख लीजिए। अरुणोदय स्कीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हो वी हैव द उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंदर क्या होता है, फ्री गैस कनेक्शंस दिया होता है, ठीक है। जो आपके बीपीएल फैमिलीज है उनको फ्री गैस कनेक्शंस दिया जाता है। फ्री गैस कनेक्शन का मतलब क्या है, आपका जो गैस के जो चूल्हा रहते हैं, स्टोव रहते हैं, प्लस आपका जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर भी मिलेगा आपको, पाइप वगैरह जो है सेटअप आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्री गैस कनेक्शन। उसके बाद क्या होगा आपका, इसी उज्ज्वला योजना का एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं पहल। पहल का मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, ये सेटअप तो पहले लगा लिया आपने फ्री में, उसके बाद आपको जैसे मंथली आपको सिलेंडर जब आप खरीदेंगे तो क्या होगा, हर सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिलेगा। सो ये देखिए, अभी एक चीज़ याद रखिए, इसमें उज्ज्वला योजना में क्या होता है, जैसे जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको फ्री गैस कनेक्शंस तो मिल जाते हैं और पहल स्कीम के अंदर भी वो लोग एलिजिबल हैं, तो एलपीजी सिलेंडर्स पे उनको सब्सिडी मिलता है, ठीक है। 1000 रुपये का होगा तो 830 पे करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन इसका ये एक चीज़ याद रखिए, जो पहल वाला पार्ट है, कंपोनेंट है इस उज्ज्वला योजना का, इसके लिए बीपीएल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन भी है, ठीक है, जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं, तो जैसे आप पैसा देते हो तो एक सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाता है उसी दिन, ठीक है। सो ये याद रखिए, उज्ज्वला अगर आप बीपीएल हो तो उज्ज्वला योजना तो मिलेगा ही, फ्री गैस कनेक्शन उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो भी मिलेगा। लेकिन अब अगर आप बीपीएल नहीं है तो आपको पहल वाला जो सब्सिडी है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है इट इज़ द शहर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, देखिए, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स एमंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। दैट मीन्स जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है, या आप बोल सकते हो जैसे शेयर मार्केट वगैरह जो है उससे रिलेटेड है, जो है उनको
बढ़ाने के लिए एज वेल एज बिजनेस के जो उनके एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्किल्स है उसको एनहेंस करने के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, शहर प्रोग्राम। और ये इनिशिएटिव अगर देखा जाए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसको WEP भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो नीति आयोग के ये WEP ये जो ग्रुप है उनका और ट्रांस यूनियन सिविल, इन दोनों का मतलब जॉइंट इनिशिएटिव है, याद रखिए ये शहर प्रोग्राम। फिर देखा जाए तो दिस इनिशिएटिव सपोर्ट्स WEP, that is Women Entrepreneurship Platform's goal of improving financial access for women in India's 63 million MSMEs. So इंडिया में अराउंड 63 मिलियन MSMEs है जिनमें बहुत सारे वुमेन इन्वॉल्व हैं, तो उनका मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी एज वेल एज बिजनेस स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो सके टू द GDP। इसीलिए ये शहर नाम का जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। सो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है ये देख लेते हैं हम। सो ये क्या है, इट वाज अ प्रोग्राम इंक्यूबेटेड बाय द नीति आयोग इन 2018, और इसके द्वारा क्या होता है, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट ट्रांजिशन एज ए PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे ये शुरू हुआ था 2022 में, ठीक है। इंक्यूबेशन हुआ था 2018 में, और ये जो प्लेटफॉर्म है WEP वाला, ये PPP मोड में मतलब शुरू हुआ था फ्रॉम 2022। और इसका मेन एम क्या था, तो बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वुमेन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पेंशन या ओल्ड एज का एक स्कीम है, दो है, एक तो प्रणाम स्कीम है और दूसरा है इंदिरा मिरी विडो पेंशन आसनी। अभी इंदिरा मिरी जो विडो पेंशन आसनी है ये एक्चुअली अरुणोदय 2 के अंदर सबमर्ज कर दिया गया। जो इंदिरा मिरी विडो पेंशन आसनी के अंदर जो मतलब आपके लोग थे, जो पेंशनर्स थे, जो बेनिफिशियरीज थे, ठीक है, सो दे वे गेटिंग द बेनिफिट्स अंडर दिस पर्टिकुलर आसनी, लेकिन वो बेनिफिट बहुत कम था, कुछ 300 रुपये मिलता था पर मंथ। सो जब भी उनको अरुणोदय 2 के अंदर मतलब मर्ज कर दिया गया, तब ये आसनी अभी इनवैलिड हो गया। तो इनको मतलब जैसे इनवैलिड नहीं बोल सकते हो आप, बोल सकते हो कि उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया, राइट। सो आसनी का नाम तो वही रहा, लेकिन अभी उनको अरुणोदय के अंदर मिल रहा है पैसा, तो उनको अभी 300 रुपये से उनका जो है अभी 1250 रुपये मिलेगा हर महीना, ठीक है। नेक्स्ट वीमेन एजुकेशन से रिलेटेड है, इस बार बजट में मुख्यमंत्री निजुत मयना आसनी, ये वाला इंपॉर्टेंट आसनी है। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो आपके बोल सकते हो जो मतलब अनमेरिड गर्ल्स हैं, और जो मतलब आपका जैसे हायर सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, HS फर्स्ट ईयर जो हम बोलते हैं, HS फर्स्ट ईयर, उनको मतलब एडमिशन के टाइम पे आपका एक असिस्टेंस मिलेगा 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। जो आपके अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर है या डिग्री फर्स्ट ईयर बोलते हैं हम, उन पर्टिकुलर लड़कियों को 12.5 के मतलब 12,500 रुपया मिलेगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं एडमिशन फर्स्ट ईयर में, उनको 15,000 का एक मतलब बेनिफिट मिलेगा। समझ सकते हो कि ये तीन क्या है, दिस थ्री आर यू कैन से इंसेंटिवाइजेशन स्कीम, ताकि उनका मतलब अभी देखिए असम में अगर देखें तो हम लोग का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है अच्छा ही है रेस्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसको बढ़ाना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई जैसे लोग होते हैं तो वो पढ़ाई मतलब स्पेशली गर्ल्स की वजह से शादी वगैरह आ जाता है, तो उनका क्या होता है जो हाई एजुकेशन है वो रुक जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड किया ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है एक वुमेन एजुकेशन भी बोल सकते हो, या जो आई मीन ऑर्फन गर्ल्स से रिलेटेड है, ऑर्फन चिल्ड्रन भी बोल सकते हो आप जनरली अगर देखें तो। उसका नाम है घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ये जो ये मतलब जो मिशन है इट इज़ अंडर NCPCR, ठीक है। सो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो कमीशन के अंदर आता है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो दिस इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन। सो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन के लिए रिसेंटली आपको पता ही है एक हमारे 2021 में बहुत ही ज़्यादा मतलब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड न्यूज़ आ रहे थे। उसमें से अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ एक्चुअली, देखिए पहला जो 1929 में एक एक्ट आया था विच इज़ नोन एज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसको एक्चुअली रिप्लेस करना था, क्योंकि इसमें मतलब जो चाइल्ड का जो लोअर एज है मतलब, ठीक है, शादी का जो लोअर लिमिट होता है एज का, सो वो बहुत कम था, ठीक है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया गया था, जिससे क्या हुआ लड़कियों का जो लोअर एज है एज लिमिट वो 18 ईयर्स मतलब
लीगली हो गया था। ठीक है, इससे पहले भी आया था एक एक्ट 70s में, उसमें भी 18 ईयर्स ही था, उसको फिर से रिफॉर्म करने के लिए 2006 में ये एक्ट लाया गया था, विच इज नोन एज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2018, सॉरी 2006। अभी क्या हुआ आपका, रिसेंटली आपको पता होगा 2021 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ आपका जो चाइल्ड, अभी गर्ल चाइल्ड का जो लोअर एज लिमिट है शादी का, वो क्या हो गया 21 ईयर्स हो गया। ठीक है, नाउ द एज लिमिट हैज इंक्रीज टू 21 ईयर्स। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। प्लस आप बोलेंगे तो असम में भी आपका जो चाइल्ड मैरिज का इश्यूज था वो भी इससे रिलेटेड है। इससे क्या हुआ, अभी लड़कियों को ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, नहीं तो 18 ईयर्स होने से ही शादी करवा देते मतलब पेरेंट्स। ठीक है, इससे क्या होता था, उनका पढ़ाई वगैरह रुक जाता था, इसलिए ये लिमिट बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। ये कैंपेन आपकी मन की बात में एक बार आया था, मेंशन हुआ था। हरियाणा के मिस्टर सुनील, उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया था। ये भी आप चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन से रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं। देन अभी रिसेंटली आज ही न्यूज़ में था, दिस इज द असम रिपेलिंग बिल 2024। सो आज ही ये कैबिनेट ने पास किया, 18 जुलाई है, सो आज ही कैबिनेट ने पास किया। और इस बार जो मानसून सेशन होगा, ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी ये रिपेलिंग बिल क्या करेगा, ये रिपेलिंग बिल पर्टिकुलर एक एक्ट है और उससे रिलेटेड एक रूल है, उसको क्या रिपेल करेंगे। ठीक है, एक्ट का नाम क्या है, द असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। और इससे रिलेटेड जो रूल है वो सेम नाम का ही है, खाली असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन रूल्स, राइट, 1935 से रिलेटेड है। सो बहुत पुराना मतलब लॉ था। और मतलब ये रिपेल इसलिए करना पड़ा बिकॉज आपको पता है कि जो मैरिजेबल यहाँ पे जो मैरिज का वो मतलब परमिसिबल लिमिट होता है, लोअर लिमिट, ये बहुत कम था। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत सारी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे लॉ में, क्योंकि एक लॉ में लिखा गया है जैसे 21 ईयर्स का शादी का एज है, एक लॉ में लिखा गया कि जैसे 16 ईयर्स है। सो इसमें क्या होता था, बहुत ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता था कोर्ट में। सो इसलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को और उससे रिलेटेड जो रूल्स है 1935 के, इसको रिपेल करना पड़ा। इसलिए अभी कैबिनेट ने ये डिसीजन आज पास किया। देखते हैं फिर मानसून सेशन में ये क्या होता है इसको। ठीक है, अगर ये पास हो गया तो ये एक्ट बन जाएगा, और अगर एक्ट बन गया तो ये पर्टिकुलर दो ये जो एक्ट है इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं ये दोनों क्या होंगे, रिपेल मतलब रिमूव हो जाएंगे। अभी एक न्यूज़ पे आया था, एक रिपोर्ट आया था ऑफ इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन। सो ये इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं लेके आया हूँ। सो जो 2021 में एज लिमिट जो बढ़ा दिया गया 21 ईयर्स तक, प्लस आपका जो बहुत सारे आपका कैंपेन और बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी चल रहे थे असम पुलिस का, तो इसके वजह से क्या हुआ, आपका जो चाइल्ड मैरिजेस है अगर हम देखेंगे बिटवीन 2021 से 24 के बीच, तो ये 81% रिड्यूस हो गया। सो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है असम के लिए। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जैसे नौगांव एंड जोरहाट, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपका आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस आ रहे थे, तो इसमें भी 100% रिडक्शन आया ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, और कुछ साथ देखिए, अभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली क्रैकडाउन किया था चाइल्ड मैरिज के ऊपर, उसमें से नौगांव जोरहाट भी थे। सो ये नौगांव जोरहाट में कंप्लीट 100% रिडक्शन आ गया ये 3 साल में। और अगर 7 डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे उसमें 80% रिडक्शन आया। ठीक है, तो 7 + 2 मतलब 9। और बाकी जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में भी रिडक्शन मतलब डिफरेंट अमाउंट पे है, किसी में जैसे 60% होगा, किसी में 70% है। ठीक है, तो मेनली आप नौगांव जोरहाट के बारे में याद रखिए कि नौगांव जोरहाट में हम लोगों ने 100% रिडक्शन मतलब अचीव कर लिया है इन केस ऑफ चाइल्ड मैरिज। अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ एक इम्पोर्टेंट है, जैसे पॉक्सो एक्ट है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो है 2012 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका अमेंडमेंट आया था एक्ट 2019। फिर जुबिनाइल्स जो इशू था उससे रिलेटेड, क्योंकि जुबिनाइल से रिलेटेड कुछ मतलब एक्ट नहीं थे पर्टिकुलर, सो आफ्टर निर्भया कांड जो हो गया था उसके बाद आपका क्या हुआ, जुबिनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 लाया गया, ताकि जुबिनाइल्स को भी अगर उनका मतलब जुबिनाइल्स का जो पनिशमेंट है वो 2 टाइप का हो गया। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए वो जुबिनाइल जो है, जुबिनाइल्स अभी किसको बोलते हैं, जैसे 16 to 18 ईयर्स के जो होते हैं उस कैटेगरी का जुबिनाइल्स बोलते हैं। तो अभी जुबिनाइल्स वो जैसे ये क्यों लाया गया था, देखिए अभी कोई क्राइम अगर पहले कैसा था कि वो 18 साल से 18 ईयर से कम था तो उसको बच्चा समझ के मतलब वो कोई भी पनिशमेंट नहीं देता था। ठीक है, कोर्ट अभी क्या हुआ, इसके अंदर 2 प्रोविजंस आ गए। मतलब अगर वो मतलब ये डिसाइड करेंगे, वो जुवेनाइल जस्टिस जो ट्राइब्यूनल होगा वो डिसाइड करेंगे कि वो पनिशमेंट कैसा देना पड़ेगा। आइदर उसको रिहैब में भेज देंगे, या अगर उसका क्राइम बहुत ज़्यादा हेनियस है तो उसको आई मीन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और फांसी भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, हैंग। सो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, वो
जो ट्राइब्यूनल है, जुवेनाइल जस्टिस ट्राइब्यूनल, वो डिसाइड करेंगे। और वो ट्राइब्यूनल का जो मतलब ऑर्डर होगा उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आप हाई कोर्ट में। तो ऐसा एक प्रोविजन लाया गया, ठीक है, ताकि मतलब जुवेनाइल्स को बच्चे ना समझे, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जानते हैं, वो मैच्योर्ड हो गए बहुत ज़्यादा एज से पहले। सो इसलिए मतलब उनको एडल्ट की तरह कभी कभी ट्रीट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि वो किसी के इन्फ्लुएंस या बहकावे में क्या वो कांड उन्होंने किया गया। सो ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द ट्राइब्यूनल एंड दे आर डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट 2013 में आपका और एक आया था एक्ट विच इज़ नोन एज द सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल। ठीक है, इसको पॉश एक्ट भी बोलते हैं, POSH। सो ऐसे भी बोल सकते हो आप, प्रिवेंट फ्रॉम वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2013 में आया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। ये कोरोना के टाइम पे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का इशू आ रहा था, इसलिए एक्ट उस टाइम पे थोड़ा न्यूज़ में था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर देखेंगे, सो एक पर्टिकुलर एक्ट है विच इज़ नोन एज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, और इसको अमेंड किया गया था 2012 में। तो चलिए देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आया गया था। अभी देखिए, सो एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एंड एडोलसेंट जो होते हैं बिटवीन 14 to 18 ईयर्स इन हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री से रिलेटेड है। मतलब जो आपकी चिल्ड्रंस है, अगर चिल्ड्रन 14 ईयर्स से नीचे है और अगर उनको हैजर्डस मतलब फैक्ट्री वगैरह में या कोई इंडस्ट्री में, कारखाने में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया, ठीक है, सो उस केस में मतलब कुछ ये लॉ वायलेट होता था, इसके अकॉर्डिंग लॉ वायलेशन की वजह से आपके कुछ पनिशमेंट्स होते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे एडोलसेंट जो होते थे, जैसे 14 to 18 ईयर्स के जो लोग चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भी लागू था। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है देखिए, जो आपका 1986 वाला लॉ है, एक्ट है, उसके जो पहले जेल टर्म था, उसके पनिशमेंट मतलब वायलेट करने से आपको जेल मिलेगा पनिशमेंट के हिसाब से, जो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल वारंट निकलता है। ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब होता है वो सीरियस क्राइम है, और नॉन बेलेबल मतलब उसके लिए बेल आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो जेल जो टर्म था 1986 के एक्ट के हिसाब से वो 3 मंथ्स का था। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2012 में, इसमें क्या हुआ, आपका ये टर्म जो है जेल का वो 3 मंथ से बढ़ा के 12 महीना मतलब 1 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका, इसमें भी अमेंडमेंट आया फिर 2012 के बाद। सो इसमें फिर 6 मंथ्स से 2 साल दे दिया गया। मतलब सॉरी, 1986 वाला जो है एक्ट समझ लीजिए, 1986 वाले एक्ट में क्या था, जेल मंथ जो था ना, वो मिनिमम 3 मंथ्स था और मैक्सिमम 1 ईयर था। अभी आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2012 इसका जो मिनिमम है वो 3 मंथ से 6 महीना कर दिया, और जो मैक्सिमम था वो 1 साल से 2 कर दिया, मतलब ट्वाइस हो गया। 3 मंथ्स वाला 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर वाला 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, मतलब अभी अगर किसी ने चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ हैजर्डस ऑक्यूपेशन से इंडस्ट्री फैक्ट्री में उनको लगाया, तो मिनिमम का 6 महीने का जेल या मैक्सिमम 2 ईयर्स का जेल हो सकता है। फाइन के बारे में अगर हम बोलेंगे तो फाइन कैसा था, पहले 1986 के एक्ट के हिसाब से मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 20,000 था। अभी 2012 में जब अमेंडमेंट किया गया, सो मिनिमम आपका 20,000 दिया गया और मैक्सिमम 50,000 तक फाइन हो सकता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस लॉज। मेंटेनेंस लॉज के ऊपर मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। इसमें हमने सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973 हमने डिस्कस किया था। तो यूजुअली क्या होता था, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट एक है 1986 वाला। सो ये जो एक्ट है इसके हिसाब से, जैसे आपका एक कुछ दूसरा मतलब ये जो आपका मुस्लिम वीमेन का जो ग्राउंड होता है ना डिवोर्स का, और उसके बाद जो मेंटेनेंस देना पड़ता है हस्बैंड को, वो इसके हिसाब से रेगुलेट होता था। लेकिन क्या था उसमें एक मतलब ये एक टाइमलाइन था कि इद्दत पीरियड तक ही वो मतलब मेंटेनेंस दे सकते। इद्दत पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे आपके जैसे वो वुमेन जैसे उनका तलाक हो गया, तो उसके हिसाब से उसके बाद क्या होता है, यूजुअली 3 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड होता है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको 3 महीने तक मतलब इद्दत पीरियड तक उनको देना पड़ता था। उसके बाद जो था ना, मतलब मेंटेनेंस देना पड़ेगा चाइल्ड को या आई मीन उस वुमेन को जिसका डिवोर्स हो गया, वो क्लियरली इस एक्ट में मेंशन नहीं था। लेकिन सेक्शन 125 जो है ऑफ द CRPC ये एक दूसरा स्टोरी बोलता था। ये स्टोरी ये बोलता था सेक्शन 125 में मेंटेनेंस देना पड़ेगा टू द वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एज वेल। ठीक है, और वो भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब टाइम नहीं है। जैसे उसने दूसरा अगर शादी कर लिया, जो तलाकशुदा वाइफ है, उन्होंने अगर दूसरा शादी कर लिया तो वो अलग बात है। ठीक है,
लेकिन अगर उन्होंने शादी नहीं किया और बच्चा भी है उनका, तो उनको पूरा मतलब मेंटेनेंस और जो पढ़ाई का खाने का जो खर्चा है ना पूरा देना पड़ेगा। सो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो जैसे आपको कोर्ट में कुछ केस गया तो मतलब केस जो होता था ना यूजुअली वुमेन के साइड से ये वाला सेक्शन यूज करते थे, क्योंकि सेक्शन 125 जो था ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब के लिए इक्वल था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है स्पेसिफिक मुस्लिम वुमेन के लिए था। तो ये चीज़ था कि कोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। सो इसलिए मतलब ये न्यूज़ में था अभी रिसेंटली कुछ इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज भी है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने ये वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, ठीक है, द प्लेलिस्ट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वीमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल डेज जैसे नेशनल डीवॉर्मिंग डे आप देख सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एनआरसीज के बारे में, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड टीम्स है। फिर आपका आईएमआई जिसको बोलते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, आईएमआई 4.0 भी चल रहा है रिसेंट, ओके। अभी मतलब आईएमआई 4.0 वाला वर्जन चल रहा है। पीएम पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान जो है आपको पता ही होगा। सो ये रिवाइटलाइज किया गया था, सो इसको अभी बढ़ा दिया गया अप टू 2026 तक पोषण। फिर हो सकता है पीएम पोषण 3.0 आए या कुछ स्कीम को बंद करके कुछ दूसरा नाम देके हो सकता है ऐसे आए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे ये देखिए चीज़ें इतने डिटेल्स में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको याद रखिए नाम स्कीम्स का। इसलिए मैंने जो ज़रूरत है उसको डिटेल्स में समझा दिया, और जो ज़रूरत नहीं है उसका नाम याद रखिए एटलीस्ट, ताकि आप आंसर्स में लिख सके आप वे फॉरवर्ड वगैरह में, ठीक है, एज ए सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर देखेंगे आपका प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसको हम शॉर्ट में पीसीपीएनडीटी एक्ट बोलते हैं 1994। ये भी वुमेन एंड चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंटीनेटल चेकअप्स जो होता है ना वो क्या होता है देखिए। सो विजिट्स होते हैं, मतलब अलग अलग एक वीमेन का जो आपके जो वीमेन है उनका एक कार्ड होता है जिसको एमसीपी कार्ड बोलते हैं, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है वैक्सीनेशंस का रिकॉर्ड होता है, 4 वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो होता है ना वो आपके प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते के बाद देना पड़ता है, मतलब उसके अंदर देना पड़ता है। जैसे प्रेग्नेंट है वीमेन, सो उसका एक डेट होता है विच इज नोन एज LMP, लास्ट मंथली जो आपका जो उसका उनका होता है लास्ट मंथली। सो वो अगर डेट होता है जैसे एक कट ऑफ डेट की तरह पकड़ते हैं, जैसे 1 जनवरी अगर है उनका, ठीक है, 2024। सो LMP डेट के बाद ही मतलब आपको ये जैसे उनका आई मीन जो उनका मंथली जो होता है वो अगर रुक जाता है तो क्या होता है वुमेन का ऐसे माना जाता है शी इज प्रेग्नेंट। सो इसलिए क्या होता है आपका जैसे उनको फिर उसके वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनको पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट, देन आफ्टर डेट जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है पता चल गया, गवर्नमेंट डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, तो वो क्या करेगी वीमेन को विद इन 4 वीक्स क्या करना पड़ेगा, उस वीमेन जो प्रेग्नेंट है मतलब उसको विजिट करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट विजिट। उसके बाद जो है आपका ये एंटीनेटल चेकअप्स इसलिए करते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो वुमेन सेफ और हेल्दी रहे, ठीक है। सेकेंड विजिट जो होता है वो 14 टू 26 वीक्स के अंदर होता है, थर्ड विजिट 28 टू 34 वीक्स, और फोर्थ विजिट जो होता है विद इन 36 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। सो ये सारे जो डिटेल्स है विजिट्स का वो जो एंटीनेटल चेकअप है ANC कार्ड आता है, ठीक है, उसमें आपका आप बोल सकते हो या MCP कार्ड भी बोल सकते हो, तो उसमें ANC वाला LMP का डेट रहता है और ANC का भी डेट रहता है, मतलब करवाया 4 बार करवाया 4 बार करना है, तो ये सारे डिटेल्स वो रखते हैं, ठीक है। LMP का डेट होता है, ANC का डेट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद वैक्सीन कार्ड भी आता है वुमेन के लिए अलग से, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग आई मीन वैक्सीनेशन वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिए जो IMI 4.0 है इंद्रधनुष वाला मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, उसके अंदर आपके अलग अलग मतलब इंजेक्शंस होते हैं फॉर हेल्दी बेबी, वो लेकिन वो पोस्ट प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, बच्चा मतलब जन्म होने के बाद, ठीक है। सो वैक्सीन कार्ड वाला जो है इशू वो याद रखिए वो प्रेगनेंसी के बाद होता है, लेकिन जो MCP कार्ड वाला है वो प्री प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्फेन से रिलेटेड एक मिशन है विच इज नोन एज मिशन वत्सल। क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था जो कोविड के ड्यूरेशन, अभी ये बंद हो गया, अभी स्कीम नहीं चलता है, लेकिन कोविड के दौरान जिस चाइल्ड ने बच्चे ने अपने पेरेंट्स को लॉस किया, दोनों पेरेंट्स को, ओके, याद रखना एक नहीं दोनों पेरेंट्स को लॉस किया, उनको आपको गवर्नमेंट ने क्या किया था 4000 रुपीज करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, ठीक है। नेक्स्ट मिशन शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है, संबल और सामर्थ्य,
याद रखिए, ठीक है। सो जितने भी वीमेन रिलेटेड आपके एम्पावरमेंट स्कीम्स है वगैरह, सो जितने भी है मतलब वो सारे ये मिशन शक्ति के अंदर ला दिया गया। और ये पर्टिकुलर मिशन शक्ति के भी दो कंपोनेंट्स है, एक को संबल बोलते हैं, दूसरा सामर्थ्य है। नेक्स्ट है आपका नारी अदालत। नारी अदालत जो है ये एक्चुअली वो संबल वाली जो स्कीम है, सब स्कीम मिशन शक्ति के या बोल सकते हो कंपोनेंट, उसके अंदर लाया गया। सो रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था कि जम्मू एंड असम में ये पर्टिकुलर जो है अंदर संबल कंपोनेंट नारी अदालत एस्टेब्लिश किए गए। और असम में अगर देखेंगे तो मुख्य न्याय सखी और न्याय सखी नाम के दो पर्टिकुलर मतलब नारी अदालत चलाने वाले दो लोग थे, ठीक है। सो ये मतलब पायलट बेसिस में शुरू किया, एक आपके JNK में जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया और एक असम में शुरू किया गया अंडर द पर्टिकुलर संबल कंपोनेंट। तो इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर कोर्ट होगा जिससे, ठीक है, नारी अदालत है तो नाम से ही पता चल रहा है दिस इज अ वीमेन कोर्ट। इसमें दो जजेस रहेंगे जैसे, ठीक है, क्वालिफाइड वीमेन जजेस रहेंगे। एक को मुख्य न्याय सखी बोलते हैं, मुख्य न्याय सखी, एंड एक को बोलते हैं न्याय सखी, ठीक है, असिस्टेंट जो है उनका हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट चाइल्ड पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप यू कैन राइट अबाउट द स्कीम नोन एज पालना स्कीम। और एक है पालन 1000, एक पर्टिकुलर ऐप है। सो जैसे डिजिटल इनिशिएटिव में आप अगर चाइल्ड पेरेंटिंग को लाना चाहते हो, यू कैन राइट अबाउट द पालन 1000 और पेरेंटिंग विच इज ए पेरेंटिंग ऐप। नेक्स्ट अगर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने के लिए, अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों ज़रूरत है, जैसे डिलीवरी जो है घर में भी हो सकता है, राइट, बट इशू ये है कि हाइजीन वगैरह की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या उनका डेथ हो जाता है बाद में, ठीक है, अलग अलग बीमारी, बच्चे को भी हो सकता है। तो ये मतलब इससे और प्लस इन मतलब जो एक्सपर्टीज़ नहीं होता है ना घर में, इंस्टीट्यूशनल अगर करेंगे तो वो एक्सपर्टीज़ होगा, लेकिन घर में आप डिलीवरी करेंगे तो क्या वो एक्सपर्टीज़ नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ये पर्टिकुलर स्कीम लाया गया था। बहुत सारे स्कीम्स है इसके अंदर, जैसे आप बोल सकते हो आदरणी स्कीम है, ठीक है, असम में। सो जिसके अंदर क्या होता, जो मतलब वीमेन अपने बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जन्म देंगे, उनको DBT में मतलब उनके डायरेक्ट अकाउंट में अगर वो बच्चा जन्म हुआ हॉस्पिटल में तो उस वीमेन को आपको मतलब गवर्नमेंट 700 रुपीज़ डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक है आपका सेवा स्वास्थ्य अभियान SSA 2। इसके अंदर क्या होता था आपका, इसके अंदर आपके जो प्रेग्नेंट वीमेन थे उनको मैप करना होता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सोशल वर्कर्स, आशा हो या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, वो लोग मैप करते थे वीमेन जो है प्रेग्नेंट वीमेन गाँव में, ठीक है, उनको प्रेग्नेंट वीमेन को मतलब फिर समझाते थे जाके कि आप इंस्टीट्यूशंस में जाके ही आप डिलीवरी करो, आपको DBT मोड में आपको पैसा मिलेगा, ये इंसेंटिवाइज करेंगे गवर्नमेंट, तो उनको भी अच्छा लगता था। सो वो लोग इंस्टीट्यूशनलाइज होते तो, बट ऐसे भी जन्म अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो 21 दिन के अंदर बनाना पड़ता है वो भी आपको मिल जाता इमीडिएटली, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन डिलीवरी से रिलेटेड एक एक्ट है, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोलते हैं 1971, और एक लास्ट में आप लिख सकते हो अबाउट प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है हर गांव में, विच इज नोन एज VHSND, ठीक है। सो ये VHSND जो होता है ये पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है, इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स। उनका क्या काम क्या होता है, जैसे मैटरनल चाइल्ड केयर कैसे हाथ धोना चाहिए, हाइजीन वगैरह मेंटेन करना चाहिए, ये VHND हर महीना उनको अवेयरनेस प्रोग्राम है ये करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज इन कन्वर्जेंस विद ICDS एज वेल, मतलब जो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उससे भी ये रिलेटेड है। सो ये VHSND जो होता है मंथ में आई थिंक 1 या 2 बार करना चाहिए, ठीक है, उनका डेट होता है, जैसे मंथ के बीच में या आई मीन द लेटर पार्ट ऑफ द मंथ वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे आउटरीच प्रोग्राम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट आई मीन हाइजीन, मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड हाइजीन। नेक्स्ट एक स्कीम और एक है, दिस इज द मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसको माँ स्कीम बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। सो जो अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं इसको, CF बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो माँ वाले जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि बच्चे को मम्मी का जो दूध है वो पहले 6 मंथ्स में उनको पिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा कुछ नहीं खाता, सो वो दूध ही उनका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या आप बोल सकते हो मतलब वही मेन फूड होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अन्नप्राशन वगैरह होता है तो उसके बाद उनको कुछ सॉलिड फूड्स वगैरह दिया जाता है, लेकिन मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, राइट, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। सो
ये जो पर्टिकुलर स्कीम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन वाली जो है, ये एक अवेयरनेस मतलब क्रिएट करता है। ये भी आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह ही इसको देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका ब्रेस्ट फीडिंग को मतलब ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे वल्नरेबल सेक्शंस में, विमेन वाला चाइल्ड वाला पार्ट हो गया। नाउ विल सी द दिव्यांगजन्स, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड है उनके बारे में। सो अभी आर्टिकल 41 आपका जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी विच इज़ ए डीपीएसपी, ये बताते हैं कि जो आपके जैसे वी हैव टू एक्चुअली द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इफेक्टिव लॉज फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, right to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of its economic capacity and development। अभी जो ये रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड है, इसके अगर देखेंगे, इसके बारे में अगर देखेंगे, ये एक सब्जेक्ट भी है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 41 में भी प्रोविजन है अबाउट द प्रोमोटिंग आई मीन हेल्पिंग और यू कैन से प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू द आई मीन स्पेशली एबल पीपल। सो ये जो है आर्टिकल 41 में भी इसके बारे में मेंशन है, एज वेल एज इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 पॉइंट गाइडलाइन प्रिपेयर किया टू प्रिवेंट स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीडब्ल्यूडीज, ठीक है। तो कोई भी अगर जैसे स्पेशली एबल्ड या दिव्यांगजन है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो, तो ये देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया, जिसके मुताबिक आपका 7 पॉइंट का एक गाइडलाइन दिया गया। अभी ये 7 देखिए। सो जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ठीक है, इनफैक्ट अब अगर आप विजुअल मीडिया से भी रिलेटेड हो, याद रखिए द इंस्टीट्यूशन इन एनी फॉर्म शुड अवॉइड वर्ड्स लाइक क्रिपल, माने विकलांग वगैरह ऐसे वर्ड्स नहीं, बिकॉज दैट क्रिएट्स ए नेगेटिव सेल्फ इमेज। फिर लैंग्वेज, अवॉइड लैंग्वेज विच ओवरलुक्स द सोशल बैरियर्स, उनको ये फील नहीं करना। डिसेबल वर्ड अभी तक यूज नहीं किया था, हमने क्या बोला था, स्पेशली एबल्ड, राइट, बिकॉज हमको ये सोशल बैरियर जो है ना, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं वो भी हमको हटाना है, और इसलिए हमको ऐसे लैंग्वेजेस अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया में जो क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हो, ओके, सो क्रिएटर्स मस्ट चेक फॉर एडिक्वेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इम्पेयरमेंट। जैसे अगर इम्पेयरमेंट क्या है, ऐसे आप बोल देंगे, कुछ भी वीडियो बना देंगे, तो ये अच्छा नहीं होता है। सो इसलिए यू हैव टू लर्न अबाउट द वी शुड हैव एनफ और एडिक्वेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि आप लोग मतलब इस चीज़ें अगर आप अवॉइड हो सके, मतलब जैसे जितना हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर जैसे आपको कुछ भी वीडियोस बनाने हैं या कुछ भी कंटेंट क्रिएशन करना है सोशल मीडिया में, अगर विजुअल मीडिया मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनीथिंग, टीवी हो, कुछ भी हो, न्यूज़ चैनल्स हो, सो उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो आप भी कुछ चीज़ अगर बोलते हैं यानी इम्पेयरमेंट, यू शुड स्टडी इट वेल, ओके। नेक्स्ट क्या है, जैसे सच इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मिथ्स। यूजुअली क्या होता है, स्टीरियोटाइप जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब पिछले जन्म का कुछ पाप किया था, पाप कर्म की वजह से उनको दिव्यांग हो गए, ऐसे कुछ होता है ना चीज़ें, सेंसरी सुपर पावर्स के बारे में, या ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं समाज में, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है। फिर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये कितने पॉइंट होंगे, अभी 7 पॉइंट का था, ठीक है, सॉरी 7 पॉइंट का था, अभी हमने देखा 1 2 3 4 हो गया। 5th पॉइंट क्या है, क्रिएटर्स मस्ट प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ नथिंग अबाउट अस और विदाउट अस एंड इन्वॉल्व पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द क्रिएशन एंड असेसमेंट ऑफ विजुअल मीडिया कंटेंट। इनफैक्ट जो भी वो लोग कंटेंट बनाते हैं, द सोशल मीडिया creators should also include these people, okay, ऐसा नहीं कि उनको seclude करके रखे, we have to include such people because they are an example to the society, okay, कि उन्होंने अपने challenges के मतलब challenges को overcome करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, so they are an example for us, right, our society, so we should take it that way, okay, not in the other way। नेक्स्ट आप देखेंगे, एज पर द कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीडब्ल्यूज मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज मस्ट बी पोर्ट्रेट इन द विजुअल मीडिया आफ्टर कंसल्टिंग विद देयर राइट्स एडवोकेसी ग्रुप्स। वो अगर किसी राइट एडवोकेसी ग्रुप से रिलेटेड है तो उनके साथ भी कंसल्टेशन कीजिए, जो पर्सन है जिसको आप लाना चाहते हो लाइमलाइट में उनको भी कंसल्ट कीजिए, और जो वो रिलेटेड है उनके ग्रुप्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर द क्रिएटर्स। ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी वो लोग उनके पेन को समझ सके और एम्पैथेटिक व्यूज दे सके, ठीक है।
फिर एक आपके पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस के एक राइट्स ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक पर्टिकुलर कन्वेंशन था, जिसके अंदर भी 10 पॉइंट्स एक प्रिंसिपल दिया गया है। आप इसको याद कर सकते हो। बोल्ड वाला पार्ट मैंने कुछ कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको मतलब जैसे जस्टिस मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। प्रिंसिपल 2 में बोला है कि जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल, मतलब जिसे हर एक लोग को मिलता है, सो वैसे ही जो दिव्यांगजन है उनको भी मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल 3 ये बोलता है कि जो चिल्ड्रेन डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग हैं, दे हैव द राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीड्यूरल एकोमोडेशन। ठीक है। प्रिंसिपल जो 4 है वो बोलता है कि राइट टू एक्सेस लीगल नोटिस इन्फॉर्मेशन इन ए टाइमली एंड एक्सेसिबल मैनर, ये ठीक है, ऑन द इक्वल बेसिस विद अदर्स, ये राइट है पीडब्ल्यूडीज का। फिफ्थ वाला जो है पीडब्ल्यूडीज आर एंटाइटल्ड टू ऑल सब्सटेंटिव एंड प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जितने भी सेफगार्ड्स हैं, सो ये सारे सेफगार्ड्स उनको मिलना चाहिए, एज वेल एज द स्टेट्स जो भी लॉज बनाते हैं वो इंटरनेशनल लॉ को भी देखना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या सेफगार्ड इंटरनेशनल लॉ में है, उसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। प्रिंसिपल 6 बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडीज मस्ट हैव द राइट टू फ्री एंड अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस। सो ऑलरेडी आपको पता ही हमारे डीपीएसपी में है ही इसका प्रोविजन। सो फ्री एंड जो आपके लीगल सर्विसेज हैं, इसके लिए आपका बॉडी बनाया गया था नालसा, नेशनल जो आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसको बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्रिंसिपल 7 जो है ये बोलता है पीडब्ल्यूडीज हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल 8 बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडीज हैव द राइट टू रिपोर्ट कंप्लेंट्स एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स कंसर्निंग ह्यूमन राइट। कोई भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन या क्राइम्स उनके अगर होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 8 ऑफ द यूएन चार्टर, द दिव्यांगजन जो होता है, दे हैव द राइट टू रिपोर्ट हिज कंप्लेंट्स। ओके। प्रिंसिपल 9 क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स भी होना चाहिए, ताकि ये मतलब क्या आपकी जो पीडब्ल्यूडीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको मतलब सपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरह उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, नहीं तो वो लोग अकेले हो जाते हैं, राइट। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल 10 क्या बोलते हैं कि ऑल दोज वर्किंग इन द जस्टिस सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अवेयरनेस रेजिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एड्रेसिंग द राइट्स ऑफ द पीडब्ल्यूडीज। ठीक है, सो समझ में आ गया आपको। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये यूएन कन्वेंशन जो है ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो याद रखना। सकते हो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो इंडिया में है पर्सन विद डिसेबिलिटी विच इज दिव्यांगजन्स के लिए है। सो दिस इज सुगम्य भारत अभियान भी इसको बोलते हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, सुगम्य भारत अभियान। ये लॉन्च किया गया था ऑन 3 दिसंबर 2015। कब वो दिन पर्टिकुलर अगर देखेंगे, दैट इज 3 दिसंबर 2015 इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जैसे ये यूएन वाला कन्वेंशन हो गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके बाद ही आपका 2016 में एक पर्टिकुलर एक्ट लाया था हमारे देश ने, इट इज नोन एज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट में क्या था, इट वॉज एक्चुअली टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द यूएन कन्वेंशन, राइट। मैंने जो पहले कन्वेंशन दिखाया था 10 प्रिंसिपल्स, इसको मतलब फुलफिल करने के लिए इंडिया ने ये पर्टिकुलर लॉ लाया था, हमारे देश ने ये पर्टिकुलर भारत में ये लॉ लाया गया था। ठीक है। सो अभी अगर देखेंगे डिसेबिलिटीज 2016 वाले एक्ट में कितने थे, 2016 वाले एक्ट में 7 थे, इसको बढ़ा के अभी 2021 तक मतलब याद रखिए 21 कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो डिसेबिलिटीज के नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कुछ देखते हैं यहाँ पे, जैसे मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, सेरिब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिजीज इंक्लूडिंग डेफ, ब्लाइंडनेस, एसिडेटिक विक्टिम्स, पार्किंसन डिजीज, ये सारे मतलब अभी जो पहले थे कुछ ही मतलब जो कंडीशंस होते हैं उनको ही डिसेबिलिटीज के टाइप में लाया गया था, अभी इसको बढ़ा के 21 कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2021 अमेंडमेंट। फिर अगर देखेंगे 2016 में जो था वो पहले 3% जॉब रिजर्वेशन था, 2021 में ये जो है इसको 4% मतलब 1% बढ़ा दिया गया। ठीक है। फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में पहले 3% रिजर्वेशन था, इसको अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अभी दिव्यांगजन के लिए 5% 2021 के बाद 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, सो 5% कर दिया गया। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है, जो लोग 6 to 18 ईयर्स के हैं, इनके लिए राइट टू फ्री एजुकेशन भी ला दिया है। अभी नॉर्मली अगर देखेंगे तो 6 to आपके 14 ईयर्स है राइट टू एजुकेशन, लेकिन फॉर द स्पेशली एबल पीपल
6 to 18 ईयर्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो यही था आपका आज टोटल वीडियो मैंने जो लाया। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे जो सोशली बैकवर्ड सेक्शंस है, चाहे वो आई मीन आप बोल सकते हो वल्नरेबल सेक्शंस जो है, उनके लिए ये लाया गया था वीडियो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटली हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड जितना हो सके आप शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए और पढ़ाई भी चालू करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू एंड शुभ रात्रि।